महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई का नया डेवलपमेंट प्लान रद्द कर दिया है। फरवरी में मुंबई के नए डीपी के आने के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया था। आम जनता, बॉलीवुड स्टार, आर्किटेक्ट्स, अर्बन प्लानर से लेकर राजनेता भी इसके विरोध में उतर आए थे। यहां तक कि इसे बनाने वाली मुंबई की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और राज्य सरकार के बीच भी डीपी को लेकर कभी आम राय नहीं रही। अब जबकि सरकार ने इसे रद्द कर दिया और अगले 4 महीने में बीएमसी से नया प्लान मांगा है, ये जानना बेहद जरूरी है कि इसमें खामियां कहां थी, आखिर क्यों इतना भारी विरोध हुआ इसका और अब इसमें किस तरह के बदलाव की जरूरत है। आखिर सवाल देश के सबसे बड़े शहर के डेवलपमेंट का है। तो इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ है मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार, महाराष्ट्र के पूर्व आवास मंत्री और एनसीपी नेता सचिन अहिर और कुशमैन एंड वेकफील्ड के साउथ एशिया सीएमडी संजय दत्त। इन सबसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं यहां पर कि दिक्कतें क्या थी। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुई कि आखिरकार इस पूरे प्लान को बदलना पड़ा। तो अलग अलग आवाजें यहां पर उठना शुरू हुई थी। जैसे ही ये प्लान आया, 14 फरवरी का वो दिन था जब इस प्लान का प्रपोजल रखा गया और जनता से राय मांगी गई कि 24 अप्रैल तक आपको राय देनी है। हालांकि 24 अप्रैल आने के पहले ही इसे रद्द करना पड़ा। और यहां पर डीपी में कई सारी ऐसी बातें हैं, उनमें से अगर प्रमुख बातों की बात देखें तो कई हेरिटेज बिल्डिंग थी जिनका मैपिंग ही नहीं किया गया था। यहां तक कि कुछ स्कूल्स की बिल्डिंग या कुछ दूसरी बिल्डिंग्स को इस पूरे प्लान में से बाहर कर दिया गया था। उसमें कुछ हिस्टोरिक बिल्डिंग थी, कुछ धार्मिक स्थल भी थे। लोगों का बड़ा विरोध था इसे लेकर और इसके साथ ही बहुत बड़े ग्रीन जोन या जो नो डेवलपमेंट जोन होता है वहां पर डेवलपमेंट जोन दिखा दिए गए थे। तो कुल मिलाकर भारी विरोध हुआ और अब रद्द हो चुका है। आशीष शेलार साहब के पास हम चलेंगे। सबसे पहले आशीष जी, 14 फरवरी के आसपास ये प्लान आ गया था, तब से अब तक इस पर नजर रही, लेकिन क्या अगर हम बात करें कि सरकार के बीच में और बीएमसी के बीच में कभी कोई आम राय नहीं बनी, कभी एक पेज पर नहीं थे, क्योंकि 24 तारीख तक मांगे गए थे इस पर सुझाव और 24 के पहले ही इसको रद्द करने की नौबत आ गई। तो क्या कभी कोई समन्वय था ही नहीं दोनों के बीच में? मैं पहले एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें राज्य सरकार का अधिकार तब तक नहीं आता जब तक पब्लिक के सजेशन, ऑब्जेक्शन सरकार तक नहीं पहुंचता। यहां पर स्थिति ऐसी बनी कि मुंबई में आंदोलन चलने लगा। मुंबई में आम राय जनता की इसके खिलाफ बनती गई और जनता में बहुत असंतोष का वातावरण जब पैदा हुआ तब लिमिटेड इंटरवेंशन, माननीय मुख्यमंत्री ने उसको वर्ड यूज किया है, लिमिटेड इंटरवेंशन। ये लिमिटेड इंटरवेंशन करके महानगर पालिका को निर्देश देने का अधिकार जो राज्य सरकार को है उन्होंने वो यूज किया। अभी तक जो प्रोसेस थी वो महानगर पालिका स्तर पे थी, इसके कारण इसमें संवाद या इसमें विसंवाद का कोई विषय नहीं बनता। जी आशीष जी, तो क्या कारण रहा कि मुख्यमंत्री साहब ने इसको स्क्रैप कर दिया? शुरू से हम अगर देखें तो वो भी इसके पक्ष में कभी नजर नहीं आए और यहां पर उन्होंने शुरुआत में एक कमेटी का गठन कर दिया कि हम इसका पहले निरीक्षण करवाएंगे और उसके बाद इस पर अपनी सहमति देंगे। तो कहीं ना कहीं शुरू से ही थोड़े से कन्विंस नहीं थे फडणवीस साहब? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने सभी प्रोसेस को कायदेशीर दृष्टि से फॉलो करके काम किया है। जिस समिति की बात आपने कही, उस समिति की मांग महाराष्ट्र के विधानसभा में मैंने स्वयं की थी और मैंने कहा था जिस कंसल्टेंट को ये काम करना था वो कंसल्टेंट और एक्चुअल कंसल्टेंट ये दोनों अलग चीज है। एग्जिस्टिंग लैंड यूज प्लान जो प्रपोज किया गया वो एग्जिस्टिंग लैंड यूज प्लान भी फॉल्टी है और जिन समितियों के अलग अलग रिपोर्ट और स्टडी रिपोर्ट को इस डेवलपमेंट प्लान में इनकलकेट करना चाहिए था वो भी नहीं किया गया और प्रपोज डेवलपमेंट प्लान जो किया गया वो माइंडलेस और थॉटलेस तरीके से किया। इस प्रकार की भावना आम मुंबईकर जनता की थी और उसके कारण पूरे मुंबई के लोग उसमें असंतोष के वातावरण में थे और स्वाभाविक था उसकी बहस जब विधानसभा में हुई तो विधानसभा में उस कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी ने पहले प्री इंटरिम रिपोर्ट दिया 3 दिन के अंदर और बाद में 10 दिन का समय लेकर फाइनल रिपोर्ट दिया, जिस आधार पर डायरेक्शन देकर राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय किया। तो मुझे लगता है माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने जो स्थानिक स्वराज्य संस्था है मुंबई महानगर पालिका, उसको भी मौका दिया और मुंबईकर जनता को भी न्याय देने की बात की है।
संजय दत्त साहब को लेकर आते हैं। संजय जी, यहाँ पर आशीष जी का कहना है कि यहाँ पर बीएमसी ने प्लान बनाया, उसके विरोध में स्वर उठे, फिर उसके ऊपर एक कमेटी बना दी गई, दोनों की बात सुनी गई और आखिरकार इसे रद्द कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि जब भी डेवलपमेंट की बात होती है तब विरोध के स्वर आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पर ये परिवर्तन हो जाएगा, यहां से रोड निकलेगी, इसमें शायद घर का ये हिस्सा जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत गलतियां बीएमसी के प्लान में भी वहां दिखाई दी। तो ये बैलेंस कैसे हम चेक करेंगे कि कौन ज्यादा सही था या कौन कम गलत था? इस पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, कोई इतना बड़ा कार्य करता है तो एक प्रॉपर तरीके से करता है, उसमें कोई कमेटी बिठाता है, कुछ एक्सपर्ट्स लेके आता है एंड काफी लोगों की राय ली जाती है, डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व किया जाता है और कि जितनी परेशानियां हैं इंडस्ट्री की तरफ से जो वॉइस करी गई हैं, जो उन्होंने काफी इंटरेक्ट करके अपने लेवल पे भी और कमेटी के लेवल पे भी, गवर्नमेंट के लेवल पे भी इनकॉर्पोरेट करी हैं। ऐसा नहीं है कि ये लूजली ड्राफ्ट कर दिया गया था, इसमें एफर्ट करा गया था, बट ऑब्वियसली क्योंकि कुछ ओवरसाइट इतनी ज्यादा थी कि लगा कि शायद अभी इसको लागू करना ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज इसको कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा तरीके से करेक्ट कर लें। तो मैं समझता हूं कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने ठीक ही किया, बिकॉज अगर आप कोई भी चीज लागू करना चाहते हैं और उसमें कुछ डिफेक्ट्स हो, उसमें कुछ लूपहोल्स हो, तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है इम्प्लीमेंटेशन के बाद बहुत गिर जाती है। तो एटलीस्ट अभी तो इस लागू नहीं हुआ, तो अभी इसको और परिवर्तन करके अच्छे तरीके से बिठा के कॉम्प्रिहेंसिवली, अब ये डिपेंड करता है कि इस स्टेज पे क्या वो इस लेवल पे जा पाएंगे कि सारे स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखते हुए इसको इम्प्लीमेंट कर दें जल्द से जल्द जी, तो उस पर ज्यादा डिपेंड करेगा। संजय जी, 20 साल का प्लान होता है, 2034 तक का ये प्लान होगा, तो निश्चित तौर पे 2-3 साल का वक्त लिया होगा इसे बनाने में, ये एकदम तो नहीं हो गया होगा, लेकिन अब 4 महीने दिए हैं, तो क्या इसमें कुछ थोड़े छोटे मोटे चेंजेस करने या इसे सिरे से बदला जाएगा? किस तरीके से, क्या बीएमसी पर्याप्त होगा या 4 महीने का समय उसको बदलने के लिए और जो शिकायतें उसके अंदर उसे दूर करने के लिए? मेरे ख्याल से 4 महीने का समय काफी है, क्योंकि ये जो इश्यूज हैं ये उनको मालूम है। ये जो जल्दबाजी में फटाफट लाने की कोशिश करी गई या अपनी तरफ से जो भी सरकार ने ठीक समझा उसको किया, उसमें जो मिस्टेक थी वो बहुत ग्लेयरिंग थी। तो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ वो सब जो ग्लेयरिंग मिस्टेक्स हैं वो तो तुरंत ठीक हो जाएंगी, उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, उसमें अगर डिलिब्रेशन करके सरकार करे वो बेहतर रहेगा। और ये मैंने पहले भी कई दफा ऐसी आपकी डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट करके बोला है कि सरकार समझती है कि सारी चीजों की प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, वो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता लाइफ में। आपको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से चलना पड़ता है, सारी व्यवस्था को देखते हुए अपने रिसोर्सेज को। क्या सरकार के पास इतना पैसा है, इतने काबिल लोग हैं कि उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? तो ये सब देखते हुए करना चाहिए। और अगर सरकार को लगता है कि ये सब हो पाएगा, प्रैक्टिकल है और वो 4 महीने में इसको टर्न अराउंड कर पाते हैं, तो इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। राइट। आशीष शेलार साहब, आपने कहा कि आपने ही इस पर कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा था, तो वो कौन सी बड़ी खामियां हैं जो आपको दिख रही थी? देखिए, बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, बहुत अलग अलग मुद्दों पर विरोध हो रहा है, स्थानीय विरोध है, यहाँ पाली हिल के लोग अपने लेवल पे विरोध कर रहे हैं, आर्य का अपना विरोध है, तो आपके हिसाब से कहा या पूरा का पूरा जो प्लान है वही फॉल्टी है? देखिए, मुझे लगता है आंदोलन के आधार पर उत्तर देना ये शायद कॉम्प्रिहेंसिवली ठीक नहीं होगा। 4 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो मुंबई महानगर पालिका ने ऐसा समझा कि ये डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए हमको एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट की आवश्यकता है, और जिस कंसल्टेंट की मांग ध्यान में रखकर एग्रीमेंट उन्होंने जिस कंपनी के साथ किया, उस कंपनी ने इस डेवलपमेंट प्लान को प्रपोज ही नहीं किया है। इसका मतलब एग्रीमेंट किसी और के साथ और प्रपोज डेवलपमेंट प्लान किसी ने और कंपनी ने किया, यह पहली गलती थी। दूसरी बात, यहां पर आवश्यकता यह थी कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स और सजेशंस को सामने रखकर डेवलपमेंट प्लान बनाना था। उदाहरण के तौर पर अफजलपुरकर कमेटी हो, सुख्तनगर कमेटी हो, मैकेंजी कमेटी का रिपोर्ट हो, ली एसोसिएट्स का ट्रांसपोर्ट प्लान हो, मुंबई फर्स्ट का रिपोर्ट हो, ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट है जिन आधार पर इस डेवलपमेंट प्लान को बनाना था। उस आधार पर ही डेवलपमेंट प्लान प्रपोज किया नहीं गया, ये दूसरी गलती थी। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमारा वाद और चर्चा इस पे हो सकता है कि डेवलपमेंट प्लान इस शहर के विकास के लिए उपयोगी है या नहीं है, लेकिन एग्जिस्टिंग लैंड यूज प्लान, यानी जहां पर आज क्या आरक्षण है मुंबई में आज के दौर पर,
उसमें भी गलतियां दिखाई गई। ये तीसरी बड़ी गलती थी। और प्रपोज डेवलपमेंट प्लान में तो जैसे हेरिटेज स्ट्रक्चर गायब, ओपन स्पेस गायब, एफएसआई की खिलाफत, ये इन टोटो इसमें कहीं ना कहीं कमजोरियां थी। तो इन चारों मुद्दों को आधार पर कहीं ना कहीं इंक्वायरी होनी चाहिए, ये मांग मैंने रखी थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसको मान लिया। और चीफ सेक्रेटरी जो पहले मुंबई महापालिका के आयुक्त थे, तो उनको इसका स्टडी भी है, उनके नेतृत्व में कमेटी गठित की गई थी। संजय जी, यहां पर मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जैसा आशीष शेलार साहब कह रहे हैं कई गलतियां थी। एक तो है कि फैक्चुअल गलती, आपने मैपिंग में ही गलती कर दी, जहां पर सिमेट्री है या जहां पर स्कूल है या कोई और चीजें, वहां पर आपने प्लेग्राउंड के लिए जगह दिखा दी या कुछ और समझ दिया आपने, तो ये तो मैपिंग की गलती हुई। लेकिन जहां विचारों में मतभेद है, यानी आरए की बात को जो कमिश्नर है बीएमसी के, वो डिफेंड करते हैं सीताराम कुंटे साहब। उनका कहना है कि आरए में आज जो स्थिति है, अगर आप उसे डेवलपमेंट जोन में लेकर नहीं आएंगे तो एक दिन वो भी धारावी बन जाएगा, क्योंकि इंक्रोचमेंट वहां पर हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो पूरा ग्रीन जोन हटा दीजिए, लेकिन उसको डेवलपमेंट प्लान में डालिए ताकि उस पर इलीगल इंक्रोचमेंट ना हो। तो एक तरफ उनका ये तर्क है, दूसरी तरफ जो तर्क है कि भाई ये मुंबई का लंग है, आमिर खान भी इसके सपोर्ट में उतर आए, आप इसमें कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये गलतियां नहीं, ये तो विचारों का मतभेद है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर किसी भी सरकार ने अपनी सिटी के अंदर एक ग्रीन पैच रखा है, लंग्स रखे हैं जो कि उस सिटी के लिए जरूरी है, उसका स्लम में कन्वर्ट होना और वो आर्ग्यूमेंट करना कि वो कल को स्लम में बदल गया और देयरफॉर उसको हम डेवलपमेंट में लेके आए, कल को आप मैनग्रोव्स के बारे में बोलेंगे, कल को आप सॉल्ट पैंस के बारे में बोलेंगे, कल को आप नो डेवलपमेंट जोन इंस्टीट्यूशनल लैंड के बारे में बोलेंगे, उसका तो अंत ही नहीं है। अगर सरकार को इस सिटी को सही तरीके से चलाना है तो उनको ये ऐसे माध्यम ढूंढने पड़ेंगे कि ये स्लम ना बने, ये फेलियर होगा। दूसरा, मेरे को बहुत अच्छी लगी ये बात भाई साहब ने बताई कि जो ऑलरेडी इतनी सारी रिपोर्ट बन चुकी हैं, जहां पे इतनी मेहनत हो चुकी है, उन सब का इनकॉर्पोरेशन क्यों नहीं किया गया, उसको डिटेल में अलाइन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हर सरकार अपने एक कमेटी बैठाती है, मेहनत करती है, 5 साल 10 साल रहती है, मूव ऑन करती है, फिर एक नई सरकार आती है, फिर वो भी बनाती है। तो ये कब तक ये चलता रहेगा? ये एक इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं हमारे पास, जो प्रोफेशनल कमिटीज हैं, कंपनीज हैं, कंसल्टेंट्स हैं, ये सब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं। किसी भी शासन के अंदर अगर इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, उसकी कोई वैल्यू होगी, तो उसको सीरियसली लेके एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए। अब आप 40 ब्रिज बना चुके हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर, भयंदर तक जाने के लिए। एक ही दफा अगर आप एलिवेटेड हाईवे बना देते बेंगलोर की तरह, तो वो दिक्कत नहीं आती थी। अब आप 2-2 साल में टुकड़ों में बना के पैसा खर्च कर रहे हैं और तकलीफ भी कर रहे हैं जनता के लिए। तो ये सरकार का एक पैटर्न रहा है, इस पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा। ये मैं नहीं समझता ये जो आप आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं कि ये ग्रीन पैच को स्लम से बचाने के लिए हमें डेवलपमेंट में करना चाहिए। हाँ, मैं बात कर रहा हूं कि बीएमसी के अपने क्या तर्क थे, बीएमसी ने क्योंकि जब पेश किया तो अपने क्या तर्क दिए और सरकार के और जनता के क्या तर्क हैं यहाँ पर। चलिए, तो इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से आएंगे तो बात करेंगे कि अब जब इस प्लान को बदलना है, 4 महीने का वक्त दिया गया है बीएमसी को, तो क्या वो बड़े परिवर्तन होने चाहिए जिससे सच में इस शहर की शक्ल बदले, क्योंकि आखिरकार यहाँ पर मामला है देश के सबसे बड़े शहर, देश के आर्थिक राजधानी के डेवलपमेंट का, और वो पूरी तरह निर्भर करेगा इस डीपी पर। कहीं मत जाइए, तुरंत हाजिर होते हैं स्टूडियो से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं यहां पर मुंबई में रद्द हुए डीपी प्लान की कि आखिर क्यों सरकार ने इस डीपी प्लान को रद्द कर दिया, और अब जब रद्द कर दिया है तो उसमें क्या परिवर्तन होने चाहिए ताकि इस शहर का, जो कि देश का सबसे बड़ा शहर है, देश की आर्थिक राजधानी है, उसका विकास हो। आशीष शेलार साहब, संजय दत्त साहब हमारे साथ बने हुए। आशीष जी, चलिए, अब आप लोगों ने निर्णय ले लिया है, सरकार ने, फडणवीस सरकार ने निर्णय ले लिया है कि इसको रद्द कर दिया जाए, 4 महीने का समय दे दिया है यहां पर बीएमसी को नया प्लान तैयार करने के लिए। अब आपको लगता है कि जो नया प्लान आएगा उसमें जो जो आपत्तियां यहां उठाई गई हैं उन सबका समावेश होगा, आपकी सरकार भी पहले से उस पर नजर रखेगी और एक प्रॉपर प्लान लेकर आएंगे, क्योंकि समय तो निकला जा रहा है। देखिए, ये तो हमारी अपेक्षा है कि गलतियों से विरहित ही प्लान बने, गलतियां फिर दोबारा न हो। जहां पर 35,000 से भी ज्यादा लोगों ने यहां पर ऑब्जेक्शंस और सजेशंस दिए, इसका मतलब जनता कुछ न कुछ अपनी बात को रख रही है, और उस बातों को निचोड़ मानकर, जिसको ओपन स्पेसेस का एक रिजर्वेशन कहते हैं,
और डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से और सिस्टमैटिकली हो और कन्वेंशनली जो अलग अलग आरक्षण है उसको प्रोटेक्ट भी किया जाए, इस प्रकार की भावना सभी जनता की है। मूल रूप से उसी के आधार पर ये बना जाएगा और बनना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। शेलार साहब, ऐसे में एक सवाल और पूछूंगा। बीएमसी की अगर बात करें तो आपको लगता है कि कहां, क्योंकि बीएमसी में अगर हम इस तौर पे राजनीतिक तौर पे देखें तो वहां भी शिवसेना और बीजेपी ही है, या अगर हम सिर्फ उसे एक टेक्निकल बॉडी के तौर पे देखें या एक्सपर्ट जो उन्होंने हायर किए होंगे, गलती कैसे हो गई उनसे? क्योंकि 2-3 साल की ये मेहनत रही होगी, आखिरकार नजर रही होगी सबकी उस पर। ऐसा प्लान कैसे आ गया जिसका इतना बड़ा भारी विरोध हुआ, या पहले अपेक्षा ही नहीं थी कि जो बन रहा है उसका इतना बड़ा विरोध हो जाएगा? मैं आपको ये बात फिर एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे पैनल पे जो हमारे दूसरे मित्र है वो बार बार सरकार की बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट प्लान में सरकार का अभी तक का कोई रोल नहीं था। तो ये डेवलपमेंट प्लान कोई राज्य सरकार ने नहीं बनाया, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, मुंबई महानगर पालिका ने जो डेवलपमेंट प्लान बनाया उसके लिए एक कंसल्टेंट को अपॉइंट किया गया, और जिस बात को मैंने बहुत सविस्तर रूप से रखा कि उस कंसल्टेंट की नियुक्ति ही गलत तरीके से हुई है। और नंबर 3 बात, कंसल्टेंट ने और महानगर पालिका के अधिकारियों ने किया हुआ काम उस आधार पर यहां पर कुछ तकनीकी दिक्कत, आशीष की बात पूरी नहीं सुन पाए, लेकिन हम चलेंगे संजय साहब के पास। संजय साहब, आप सुन रहे होंगे यहां पर आशीष जो बात कह रहे थे, तो ये जो टेक्निकल सिस्टम है, या तो फिर इस सिस्टम की हम बात करें कि बीएमसी एक बॉडी है जो मुंबई को चलाती है और राज्य सरकार है, बीएमसी प्लान बनाएगी, राज्य सरकार उसका अप्रूवल देगी। दोनों में कहीं ना कहीं तो कुछ कॉमन होना चाहिए, या फिर पहले एक ने प्लान बना लिया, दूसरे ने उसको रिजेक्ट कर दिया। सब कुछ अच्छा है, शायद अच्छे के लिए किया, लेकिन समय की बर्बादी है, मेहनत की बर्बादी है, एफर्ट की बर्बादी है। या नहीं, बिल्कुल। तो बेशक उनका कहना है कि इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। डायरेक्शन वगैरह जो होती है वो सरकार से ही मिलती है, और तालमेल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये हमारा पब्लिक का पैसा इसमें जाएगा, इसमें इन्वेस्टमेंट होगी। कई दफा हम आम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देखते हैं कि काफी पैसा लगाया जाता है फालतू की चीजों पे, सड़कों पे। आप डिवाइडर देख लें, रोड के बीच में आए दिन तोड़ के नए बनाए जाते हैं, बाकी काफी जगहों पर सड़कें ही नहीं है, नाले ही नहीं है, पानी की व्यवस्था ही नहीं है। तो ये सब कोऑर्डिनेशन जो है, ये एक मशीनरी को किस फंक्शन से चलना चाहिए, ऐसे लार्ज प्रोजेक्ट्स में टेक्निकल एस्पेक्ट्स को करके प्रॉपर रिपोर्ट कैसी बनानी चाहिए, अगर ये सब चीजें सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी तो किसकी जिम्मेदारी होगी? और तो जो बीएमसी है, और जो बीएमसी में भी जो राजनीतिक बॉडी है उसमें भी शिवसेना और बीजेपी है। बिल्कुल है। और अगर आप देखें, ये मुंबई इतना कॉम्प्लेक्स जगह है, यहाँ पे स्लम के लिए स्लम रिहेबिलिटेशन है, पोर्ट ट्रस्ट है, बीएमसी है, कलेक्टर है, आपका फिर एमएमआरडीए है, इतनी सारी बॉडीज हैं। बीच में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट आ जाता है, फायर आ जाता है, काफी लोग आ जाते हैं। इन सबका कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट, ओवरऑल एक एपिक बॉडी कोई हो जिसपे, जो इन सब पे अपना एक कानून सा बैठा सके और उनको कंट्रोल कर सके और कोऑर्डिनेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान बना सके। ये एक सबसे बड़ी कमजोरी है इस सिटी की, उसी की वजह से ये सब हमको तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। संजय साहब, एक और सवाल था कि एफएसआई को बढ़ाने की बात थी, 2.5 से 8 तक का एफएसआई, डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशन। रेलवे स्टेशन के पास जगह है तो 8 तक जा सकती है, और इस तरीके से उन्होंने कुछ एरिया भी चिन्हित किए थे। लेकिन कई आर्किटेक्ट्स लोगों ने, कई टाउन प्लानर, अर्बन प्लानर ने सवाल उठाया कि आप एफएसआई तो बढ़ा देंगे, आप विदेशी उदाहरण देते हैं, सिंगापुर की बात करते हैं, दुबई की बात करते हैं, लेकिन वहां के जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले आपको यहां पर लगाना पड़ेगा, उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उतना दुरुस्त करना पड़ेगा। तो क्या ये वैलिड पॉइंट हैं जो रख रहे हैं? वाकई में जब तक वो नहीं होगा, आप एफएसआई बढ़ाएंगे तो शायद दिक्कतें बढ़ेंगी। नहीं, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। इंडिया में सीक्वेंशियली हमेशा चीजें उल्टी होती हैं। पहले पॉपुलेशन आती है और फिर हम सोचते हैं उनको व्यवसाय क्या दें, रोजगार क्या दें। यहाँ पे पहले बिल्डिंगें बनाई जाती है और बाद में सोचा जाता है कि यहाँ ब्रिजेस और रोड्स को कैसे बनाएं। तो ये ऑब्वियसली सरकार को एक पूरी योजना बनानी पड़ेगी कि अगर आने वाले टाइम में इस सिटी की पॉपुलेशन पास डेटा के हिसाब से इतनी तेजी से बढ़ेगी तो हमें कितने पानी की, कितनी बिजली की, कितनी डेंसिटी की, कितनी ट्रैफिक मैनेजमेंट की जरूरतों को झेलना पड़ेगा, किस टाइप की दिक्कतें आएंगी, उन सबको नजर रखते हुए एक प्लान बनना चाहिए। जो कि मैं नहीं कह रहा हूं कि इनके कैपेबिलिटी नहीं है और इन्हें बनाए नहीं होंगे, आप जरूर बनाए होंगे, लेकिन उसको कभी शेप नहीं दिया गया है, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने सिर्फ
पुणे एक्सप्रेसवे, आपका नवी मुंबई में कुछ हद तक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने उनको डेवलप किया था इन लोकेशंस को, वैसे अगर सिटी के अंदर इंप्लीमेंट कर सके तो बहुत बड़ा योगदान देगा। अगर आप देखें दिल्ली में 5,000 एकड़ और बॉम्बे में 2,000 एकड़ एयरपोर्ट जो डेवलप हुए हैं वो प्राइवेट सेक्टर ने डेवलप किए हैं। 2,000 एकड़ अगर मुंबई जैसे शहर में, जो कि अब जीवीके एज ए ऑपरेटर उसको बनाएगी, तो उसकी शक्ल सूरत आप देखिएगा कुछ महीने बाद कि क्या बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिटी में खड़ा हुआ है, जो इतने सालों से डिटियोरेट हो रहा था, वो बना ही नहीं। तो इसका एक एंगल ये भी है कि क्या सरकार प्राइवेटाइजेशन को कर सकती है। एमएमआरडीए ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में प्राइवेट डेवलपर्स को पहले शुरू में मना किया था, लेकिन जब उनको लगा कि उसकी विकास नहीं हो रही है तो प्राइवेट डेवलपर्स को ओपन किया, तो ओवरनाइट बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स एक सक्सेस बन गया। तो प्राइवेट सेक्टर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, बहुत सारे ये सारे पहलू हैं जिन पर ध्यान देना होगा यहाँ पर सरकार को। आशीष शेलार जी को एक बार फिर लेकर आता हूँ। शेलार साहब, तो देखिए शहर में जगह की कमी है, ये हम सब लोग जानते हैं। इस वाले प्लान में जो 17,000 एकड़ के आसपास नो डेवलपमेंट जोन को डेवलपमेंट जोन में लाने की बात कही थी, और इन सबके पीछे तर्क ये था कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो सिटी जो है पूरी तरह कंजेस्टेड हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, रुक जाएगी। अब रास्ता कहीं इसके बीच में निकालना है। आपको लोगों के लिए घर भी देना है, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करना है, जगह भी आपके पास नहीं है, हेरिटेज बिल्डिंग्स को भी बचाना है। तो क्या सरकार के दिमाग में कोई प्लान है इसे लेकर, अगर बीएमसी अपने लेवल पर काम ठीक नहीं कर पाती है? आशीष जी, देखिए 2-3 बातों का स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। हमारे दत्त साहब जो बात कर रहे हैं, मुझे डर है कि कहीं ना कहीं वो अपने कोर इश्यूज से आगे चले गए और भटक गए हैं। पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट की कोई शहर का डेवलपमेंट प्लान बनाना या नहीं, बिल्कुल मैं आपकी उस बात से राजी हूं, लेकिन संविधान के अंतर्गत 74वीं घटना के दुरुस्त में बीएमसी एक जी हेलो जी उन्होंने बात की कि एमएमआरडीए का गलत बात है। एमएमआरडीए एक पब्लिक अथॉरिटी है और उस पब्लिक अथॉरिटी ने अपने प्लॉट्स को बेचकर वहां से जो निधि इकट्ठा किया वो शहर के और आजू बाजू के इलाके के डेवलपमेंट के लिए यूज किया, तो वो भी कहना गलत है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और हाउसिंग, ये दोनों विषय में राज्य सरकार और नगर पालिका, नगर निगम दोनों का अपना ज्वाइंट रोल होता है और उसमें राज्य सरकार की एक अपनी भूमिका रहनी चाहिए। इस बात से उनके में सहमत हो। जहां तक एफएसआई और घरों के निर्माण के विषय की बात है, तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट प्लान में आरक्षण, उस आरक्षण का विकास और विकास के आधार पर आवश्यकता का घर निर्माण करना, वो भी अफोर्डेबल हाउसिंग के स्तर पर, ये अपने आप में एक अलग विषय है जिसको डेवलपमेंट। तो आशीष जी, थोड़ी समय की कमी है जी, मैं तो आपसे एक फाइनल सवाल पूछता हूं कि चलिए जो हो गया, आपने प्लान को रद्द कर दिया, लेकिन अब भी उसकी जो अप्रूवल अथॉरिटी है वो आपके हाथ में ही है, यानी आपका भी उसमें कुछ तो जिम्मेदारी बनेगी। अब जब जो अगला प्लान आएगा 4 महीने बाद, क्या आप यहां पर विश्वास दिला सकते हैं कि उसमें जो कुछ जाएगा वो शहर के लिए बेस्ट होगा? मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर्तव्य और करनी से दिखाई दिया है। जो गलत था वो निकाल दिया है, इसका मतलब जो आएगा वो अच्छा ही होना चाहिए, इसकी चिंता करने वाले मुख्यमंत्री। चलिए साहब, तो 4 महीने बाद या उससे पहले भी एक बार फिर हम सब टेबल पर होंगे और चर्चा करेंगे कि चलिए जो गलत था निकाल दिया गया है, लेकिन अब जो आ रहा है वो कितना सही है और इससे कुल मिलाकर इस शहर का कितना विकास होगा वो सबसे बड़ी बात होगी। आप दोनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।